नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर रोज सुबह 10 बजे आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस क्लास चलाई जाती है। अब मैंने आप लोगों से बार बार एक चीज़ कहा है कि देखिए दोस्तों, अब आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर ये परेशान हैं कि परीक्षा की तिथि नहीं आ रही है। चलो अच्छी बात है, परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई एक एम होता है, तब जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय आपका मन अच्छे से लगता है। अभी आपके पास एक नियत परीक्षा तिथि नहीं है तो आप लोग का मन उस हिसाब से नहीं लग रहा। चलो इसी से सहमत हो, लेकिन क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी है? मेरा सवाल है, क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी है? ये तो जवाब नहीं होगा ना। आप नहीं तो नहीं कहोगे, क्योंकि आप लोग अगर देखो पीसीएस लेवल एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हो माय डियर, पीसीएस लेवल एग्जाम्स की, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? मैंने कल भी बताया था, आपको रेगुलर होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या? रेगुलर होने की। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर इस चीज़ की तैयारी करने के लिए दो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली है पंक्चुअलिटी, पेशेंस। ठीक है, अगर आप पंक्चुअलिटी मतलब रोज, हमें भैया रोज संडे मना लो, वीक में संडे मनाओ, मैं नहीं कहूँगा संडे मनाओ। संडे को क्या करो कि आज मैं 6 घंटे के जगह 3 घंटा पढ़ूंगा, केवल रिवीजन करूंगा और कुछ नहीं छूंगा, इस हिसाब से कर लो। लेकिन आपको बाकी के 6 दिन उसी रफ्तार से पढ़ते रहना है। परीक्षा आने पर तो आप लोग खुद ही उस अपने आप एवरेज बढ़ जाए, तो 6 घंटा पढ़ रहे हो, 8-9 घंटा अपने आप हो जाएगा। उससे ज़्यादा बहुत कम चांस होते हैं जाने के, क्योंकि एक दिमाग को भी सहने की, सोचने की, समझने की एक सीमित क्षमता है। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो 10-11-12 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 10-11-12 घंटा जैसी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती कि बहुत जरूरी भी है। अभी आप लोग 6-7 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो आप क्लासेस देख रहे हो ना, यहाँ पर आप लोग को अगर लग रहा है कि केवल मैं प्री को लेकर के क्लास करा रहा हूँ, तो आप लोग पूरी तरीके से गलत हैं। भाई देखो, आप लोग को जिस दिन प्री क्वालिफाई करोगे उसके बाद से अगला लक्ष्य क्या, मेंस होता है ना। तो यहाँ पर आप मेरी जब क्लास देखोगे, मैं हर एक पॉइंट, हर एक चीज, चाहे करंट अफेयर्स का, चाहे जो प्रश्न हो, मैं उस प्रश्न के संबंध में आपको डिटेल में चीजें यहाँ बताता हूँ। क्योंकि मेंस पूरी की पूरी चीजें होती है, आप पता है आंसर राइटिंग आपके लिए दिक्कत तभी करता है जब आपके पास कंटेंट नहीं होते हैं। कंटेंट का मतलब कि आपसे अगर पूछ ले कि भारत में सामाजिक सुधार का क्या है, तो आपके पास अगर कंटेंट होगा तो आपको कभी आंसर राइटिंग दिक्कत नहीं करेगी। हाँ, उसको समझने के लिए आप 5, 10, 15, 20 आंसर जिस दिन लिख लेंगे समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जरूरत होती है हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि हम 20 किताब से पढ़े, नहीं। जो किताब से पढ़ो अच्छे से पढ़ो और बहुत ही ध्यान से पढ़ो और उस चीज के बारे में अच्छी समझ रखो, बस यही कंटेंट है आपका। तो वो सारी चीजें आपको इसी क्लास में देखने को मिलेंगी। तो यहां पर केवल मेरा लक्ष्य प्री ही नहीं है, मैं भैया मैं मेंस तक का तैयारी लेकर, बस मैं आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आंसर राइटिंग देखिए तब अच्छा लगता है ना जब आपके सामने पेपर हो। आप लोग को खुद ब खुद एक आंसर राइटिंग कर लेना चाहिए हफ्ते में एक आध दिन। अगर आप लोग को लग रहा है कि आपका प्री मतलब अभी प्री में समय है, तो चलो आंसर राइटिंग कर ले, तो हफ्ते में एक आध दो आंसर कर लो। और अन्यथा आप लोग डेली प्रैक्टिस से पेपर जरूर सॉल्व किया करो, सुबह 10 बजे कराता हूँ। बाकी अपनी चीज़ों को रिवीजन जरूर किया करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास रिवीजन होना चाहिए। और स्टेट लेवल एग्जाम में जो रिवीजन नहीं करता, वो दोस्तों पता है पेपर नहीं बहुत हार्ड होता है, और लेस रिवीजन की वजह से वो बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए यहां पर आगे हम देखते हैं क्या है आज के पहले प्रश्न में। चले, ये रहा पहला प्रश्न आप सभी लोग के सामने, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, बताइए। ठीक है, और देखिए भैया, ये सारी चीजों से जुड़ना है, अगर बातें समझ में आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग देखेंगे। और हाँ, इस प्रैक्टिस क्लास की आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको ये सुझाव मुझे अच्छा लगा और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना देता हूँ। आज 39वीं क्लास है, तो 39वीं क्लास जो इसी वीक तक मैं पूरी प्लेलिस्ट में उसे एडजस्ट कर दूंगा, जिससे जिसको भी देखना हो फटाफट अपना जो है देख ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 1061 प्रश्न तक का पूरा प्लेलिस्ट में बना देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया देखो, इसका सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था दोस्तों। क्या था? ए। कैसा? देखो, आपको पता है कि शहरी गरीबी जो होता है उसकी जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? आप बताओ, जब शहर से देखो क्या होता है, शहरों में जाने वाले कौन लोग होते हैं,
पहले वो ग्रामीण स्तर से हित होते हैं, वो ग्रामीण होते हैं, उनको वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा होता, उनको वहां पर सही क्या होते हैं, जो उनकी जरूरत होती है वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो शहर जाते हैं क्योंकि वहां पर रोजगार की प्रबल संभावना है या उनके पास मौके ज्यादा है। तो यानी कि उसकी जड़, और वही जब जाते हैं तो देखो शहर में बसने वाला धीरे धीरे एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब नया व्यक्ति ज्यादा तो वो तो गरीब होगा ना वहां के लिए। तो इसकी जड़ भैया क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा क्या कह रहा है कारण, कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक गरीब व्यक्ति के लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा साधन है शिक्षा। अगर आप शिक्षा, जी भैया देखो, एक लोकतंत्र में, एक अच्छे समाज में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको अवसर मिले। आपको समान अवसर कब मिलेगा, जब आप शिक्षित होंगे। आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर क्षमता है, फॉर्म 100 रुपए का है, आपके लिए भी है। अगर आप अदर कैटेगरी से, सस्ता भी है। ये सारी सुविधा इसीलिए दी जाती है कि आपको समान अवसर मिल सके। तो आपके पास अगर शिक्षा है तो आप भी अमीर बन सकते हो। बात समझिएगा, यही सब फायदा है। तो शिक्षा एक गरीब के लिए अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। उसको बस अपनी जिंदगी के 24 से 25 साल मन से एक बार पढ़ लेना है। थोड़ी सी कठिनाइयां होंगी, उसके लिए 2 वक्त की रोटी ज्यादा मैटर करती है। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है, अगर वो थोड़ा सा चाहे तो आजकल के समय में यार 8 तक 10 तक की पढ़ाई तो फ्री है। ठीक है, बस है कर लो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा नहीं कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी तुम सस्ते में कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए समझ गए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब ग्रामीण स्तर में जो आपका लो लेवल की आपकी लिटरेसी रेट होती है, वही आपका परिणाम क्या होता है, आपके पास जो संभावनाओं का अभाव हो जाता है। और जब आप अच्छे शिक्षित होते हैं तो आप कहीं भी जाकर के उन मौकों का फायदा उठा सकते हैं। आज जैसे जब आप बड़ी बड़ी सिटीज देख रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, आप शिक्षित होते हैं, वहां पर जाते हैं, आपको मौके मिल जाते हैं। मैं आपको इंडिया का लिटरेसी रेट बता देता हूं। देखिए इंडिया का लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे, रूरल एरिया में कितना था, रूरल जो 2011 का आया था 67 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, लेकिन वही अगर आप पूछेंगे अर्बन का कितना था, तो अर्बन का भैया यानी कि अर्बन का 84 पॉइंट समथिंग था। सोचो 17% का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 17% में कितनी बड़ी जनसंख्या का अंतर आ जाएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिला होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें मैं इतना एक्सप्लेन क्यों करता हूं इस क्लास में, उसका रीजन ये होता है कि आप जब इन सब चीजों को यहां समझेंगे, यही जब आंसर राइटिंग करना होगा या एक इंटरव्यू के सामने आपको जाना होगा, ये सब चीजें वहीं पर फायदा करती है। मैं हमेशा अपने हर प्रश्न के जरिए आपको वो चीज बताने का प्रयास करता हूं कि आप एक अधिकारी के रूप में सोचें कि हम एक अधिकारी हैं, क्योंकि वहां पर आपको जाकर के इंटरव्यू करने वाला आपको एज ए अधिकारी तो समझ रहा होता है। ठीक है, खैर अब इंटरव्यू बहुत दूर की चीज है, लेकिन देखिए सोच आज से बनाओगे तो सफलता कल वैसी ही मिलेगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण क्या है, परियोजना। ठीक है, जिसे क्या यूपी डास्प कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब अगर आप पूछेंगे तो किसके द्वारा शुरू की गई है। दरअसल देखिए इसे विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ये आज की योजना नहीं है भैया, ये करीब 2014 में ही जो है यूपी में शुरू की गई थी। कब, 2014 में ही यूपी में शुरू की गई थी। और इसका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद ये था कि इसने एक चीज को ये फोकस किया था कि अगर देखिए आज हमारे देश में, अब यहां तुम एक चीज समझो, जो आप फॉरेन के जो आप फार्मर्स देखते हो, वो उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल कंपेयर टू हमारे देश के लाइफ स्टाइल से क्यों जो है अच्छा है। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भूमि अधिक उपजाऊ है उनके तुलना में। हमारे पास नदियों का अच्छा जाल है, नहरें भी बन रही हैं। उसका रीजन है कि वो संगठित तौर पर, यानी कि उनके पास लार्ज फार्म्स होते हैं। ठीक है, उनके पास मैन पावर ज्यादा, उसे मैकेनाइजेशन पे जाते हैं। समझ रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, अरे चलो ठीक है मैग्नाइजेशन बोल दिया, समझ जाओ, मशीनीकरण पे जाते हैं। ठीक है, तो इस सबसे फायदा क्या होता है, उनको जो है कम समय में ज्यादा चीजें हो जाती हैं, उससे उनका बचत होता है। ठीक है, तो यही चीज, ये पूरा लाया गया था, इसमें यही कहा गया था कि जो किसान है ये समूह में रहेंगे, ये समूह में चीजों करेंगे, क्योंकि अगर समूह में रहते हैं तो इससे जो है फायदा ज्यादा होता है। ये इस योजना का मेन मकसद यही था। ठीक है, मतलब जन समूह भागीदारी इसमें जो है करना था,
ठीक है, कृषकों को, ठीक है, उनके लिए स्वयं सहायता समूह बना करके उन्हें गठित कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप जानते हो ना, मतलब किसानों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठित करने की बात जो है इसमें की गई थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, इसे अंग्रेजी में क्या ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा इग्नू, जी भैया इग्नू एक उदाहरण है। अब सोचो इग्नू कितनी पुरानी सोचे, लेकिन सोचो, मैं फिर कहता हूं, कोई भी सरकार जानी जाती है अपनी पॉलिसीज से। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप लोग भी सिस्टम को कितना समझते हो। देखो कोई भी सरकार जानी जाती है अपनी पॉलिसीज से, क्योंकि वो जब पॉलिसीज को लेकर के आती है, मनरेगा, मनरेगा बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि उसने हमारे इंडिया के गांवों में कम से कम एक निश्चित रोजगार तो प्रदान किया। क्योंकि देखो आप, मैंने भी क्या बताया यार, अपने इंडिया बहुत पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है, ये चीज मैंने भी देखा, क्योंकि वो अपनी एक अलग सोच से, तो इस सब में मैं नहीं पढ़ूंगा, फालतू चीज है। तो देखो मनरेगा आया, कितनी अच्छी पॉलिसी थी, उसने इंडिया को एक नई जान दी, मतलब लोग कहीं हद तक, कुछ हद तक स्वावलंबी बने, और उसमें धीरे धीरे सुधार होते गए। सुधार हर पॉलिसी की एक सतत प्रक्रिया, सुधार संविधान में हो रहा, सुधार इंसान में होता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपने पॉलिसी अच्छी कितनी लाई ये मैटर करता है। ठीक है, आप यहाँ पॉलिसीज पढ़ते रहते हैं। जैसे स्वच्छ भारत स्कीम बहुत अच्छी थी, मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन उसमें जिस हिसाब से चीजों को लेकर के बाद में, मतलब जिस हिसाब से शुरुआत किया गया, बाद में जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो बहुत हद तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप करिए तो कम से कम उस चीज पे बने तो रहिए। आज स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने जगहों को छोड़ दीजिए, वरना गंदगी वैसी वैसी है। जो आदमी खुद से कर रहा वही कर रहा। एक आंदोलन बना था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, तो मुझे बेकार लगता है। आप किसी चीज को चालू करिए, सरकार की जिम्मेदारी हो तो केवल चालू नहीं करना, उसे लेकर के चलना, क्योंकि उसी लिए हम टैक्स भरते हैं, वही टैक्स से हमारी जिंदगी चलेगी। क्योंकि यार हम तो अपना सब कर रहे हैं, हम तुम्हें टैक्स दे रहे हैं कि तुम कुछ अपने से अच्छा करो ना मेरे लिए, और ना मुझे कहना तो मेरे टैक्स वापस दो भैया, बहुत पैसा देता हूं मैं टैक्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट छोड़ दो, डायरेक्ट छोड़ दो, मैं इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर सही जवाब क्या है, प्रयागराज। क्या होगा भैया, प्रयागराज। देखो यहां पर इसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। क्या था, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन, ठीक है, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। ओके, ये इसका नाम था, और ये आपके प्रयागराज में स्थित है। क्लियर दोस्तों, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि लोकप्रिय गीत आल्हा का संबंध किससे। अच्छा, आल्हा का पूरा इतिहास आपको पता है क्या है। देखो आल्हा और उदल जो है ये दो भाई थे, दरअसल ये बेटे थे आपके दक्षराज के। आल्हा और उदल जो है दक्षराज के बेटे थे, ठीक है, ये लोग आप जानते होंगे। तो ये इन पर जो है, इनकी वीर गाथाओं पर जो है ये जो है गाना गाया जाता है। और खास करके ये आपके जो उत्तर प्रदेश के महोबा, अब महोबा बताओ किस क्षेत्र में आता है, तो महोबा भैया आपका था कहां पर, बुंदेलखंड में आता है। कहां पर, बुंदेलखंड में जो है ये आता है। ठीक है, और जैसे वहां का जो इनका जन्म भी, दरअसल जो ये आल्हा उदल का जन्म भी महोबा जिले में ही हुआ था, इसलिए वहां पर मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, उनकी हीरोइक, यानी कि जो उनके हीरो चीजों का, जो युद्ध लड़े थे किस प्रकार से, तो उनकी इन सब हीरोइक चीजों का जो है यहाँ पर वर्णन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये देखोगे तो ये बुंदेली और अवधी, दरअसल ये जो है बुंदेली और अवधी, इन दोनों में जो है, बुंदेली और अवधी इन दोनों में जो है देखा जाता है। ठीक है, इन दोनों में जो है ये आल्हा जो है होता है। क्लियर, समझ गए। अब देखो एक चीज और सुनो, इसे बनाया किसने था, तो देखो भैया जो जगनिक नहीं है, कवि जगनिक, जी भैया JAGNI, कवि जगनिक ने जो है इसको क्या किया था, पूरा इसको लिखा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसे लिखा गया था वीर गाथा पीरियड के टाइम पे। दरअसल जो है ये परमाल रासो, जी भैया परमाल रासो का नाम जानते, उन्हीं के अनुसार जो दिया गया था, उसी के आधार पर इसे लिखा गया था। अब देखो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, मेंस में आंसर में आ जाएगा, इतनी चीजें तुम लिखोगे 60 70 80 क्या कहते हैं, चीजें खुद हो जाएंगे, उसमें और जो पूछेगा वो तो ऐड ऑन करते चले ही जाओगे ना। ठीक है, और इसको, इस चीज पूरी चीजों को 1250 ईस्वी में इसे जो है लिखा गया था। कब, 1250 AD। ठीक है, समझ गए। ये सारी चीजें भैया आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, और इसमें बहुत बार पूछा गया कितने, इसमें 52 से 56, जी भैया 52 से 56 युद्धों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, जो ये लिखा गया था परमाल रासो द्वारा, जागनिक ने लिखा हुआ। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में क्या होता है, समान होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कब समान होगा, जवाब दीजिए। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, जवाब दीजिए, बताइए फटाफट क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान है। देखिए आपको पता है जब डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में, जी भैया, जब डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना होता है तो जो डिग्री सेल्सियस होता है उसे मल्टीप्लाइड बाय 1.8 और प्लस कितना 32 ऐड करते हैं, तब ये जो है कितना डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32, तब ये फॉरेन हाइट में बन करके आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जान के चलो। ठीक है, ओके। तो अब देखो क्या, जैसे आप 40 डिग्री सेल्सियस कहोगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉरेन हाइट में कितना होगा, तो 40 डिग्री गुणे 1.8, तो 40 गुणे 1.8 और प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72। ठीक है, 18 चौक 72 और प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 104। तो 104 फॉरेन हाइट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी चेक कर लेना, ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन कह रहा है कब ये दोनों समान होंगे, तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये सब समान होंगे -40 पर। कब, -40 पर जो है ये दोनों समान होते हैं। और ये चीज मैंने आपको पता है इसी प्रैक्टिस क्लास में पहले ही बता दिया था, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया था, इसलिए मैंने ऐड ऑन कर दिया। मैंने कहा देखो यही चीज होता है, जो चीजें छूट गई होती है उसे मैं ऐड ऑन करता हूं, बाकी और चीजों को तो ये आप लोग यहाँ 1065 प्रश्न कर लियो, कितनी चीजें रिपीट होगी देखा करो, 2500 3000 तक तो पूछो मत, ये चलता रहेगा भैया जब तक आपका पेपर ना हो जाए। चलो, दो समान बल्बों को किस प्रकार जोड़ा जाए, चलो बताओ कि अधिक रोशनी प्राप्त हो। तो अधिक रोशनी कब प्राप्त होती है, आप लोग खुद बताओ। दोनों समांतर क्रम में जो है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े। देखो अधिक, देखो आपको पता है तीन चीज होती है, आई, वी और आर। ठीक है, आई धारा, वी क्या होता है वोल्ट, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बताओ अगर किसी को ज्यादा हमें उसमें बल्ब को जलाना होगा तो हमें क्या देना होगा, उसमें ज्यादा धारा भेजनी होगी, ज्यादा धारा जाएगी तो उसमें चमक ज्यादा होगी, बहुत ही छोटी सी बात है। तो उसके लिए हमें सीरीज में जोड़ने की जरूरत है कि श्रेणी में, आप देखिए सीरीज में जोड़ने की जरूरत है श्रेणी में। आइए मैं आज थोड़ा इसको जो है और इंप्लीमेंट करके बताता हूं। देखो सीरीज में जब जुड़ता है तो सीरीज में किस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है ऐसे, ये हो गया आपका सीरीज में, यहां पर 1 2 3। अब पैरेलल में जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ोगे बताओ, पैरेलल में जोड़ना होगा भैया तो आपका ये हो गया, ठीक है, फिर आपका ये हो गया, फिर आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तीनों इस प्रकार से होंगे, फिर यहां पर आकर के एक ले लो, फिर ये होगा आपका यहां पर आकर के, ठीक। और यहीं से जो है आपका करंट जाएगा आएगा। अब देखो इसमें ये चीज होता है आपका, लेकिन एक चीज देखो किसमें से ज्यादा जाएगा, तो भैया जो ये पैरेलल में होगा, पैरेलल में जो होगा इसमें धारा ज्यादा जाती है, तो जब दोनों समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो अधिक मिलेगी। ठीक है, देखो रीजन क्या होता है, जब समांतर क्रम में होते हैं तो यहाँ जो धारा जा रही होती है वो तीनों का जुड़ कर जाता है, कब तीनों का जुड़ करके जाता है। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस A3। लेकिन जब यहां पर क्या होता है, इसमें I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, मतलब इसमें समान, मतलब इन तीनों का जुड़ता नहीं, तो ज्यादा अगर भेजना उसको मल्टीप्लाई करके तो हम पैरेलल में जो है इसे भेज सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस सीरीज वाले में पता है क्या होता है, इस सीरीज वाले में इसमें जो है वोल्ट ज्यादा होता है। ठीक है, V यहां पर जैसे I इसमें प्लस हो रहा है, इसमें V जो होता है ये प्लस होने लगता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इसमें जो है V इक्वल टू में आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझो। अच्छा देखो ज्यादातर जगहों पर इसे क्यों यूज किया जाता है पैरेलल को, एक तो बिजली ज्यादा मिलती है, दूसरा क्या होता है अगर मान के चलो एक में प्रॉब्लम आ गई कि ये जल गया, तब भी ये दोनों काम करेंगे। इसमें अगर तीनों में से कोई एक खराब हो गया तो काम नहीं करता, ये भी जान लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो पैरेलल इसीलिए ज्यादातर यूज किया जाता है बड़े जगहों पर, अच्छी जगहों पर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर WLL का अर्थ क्या होता है बताइए, WLL। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए WLL का पता है, इसका फॉर्म समझ आप लोग बताइए। ये दरअसल आप लोग ब्रॉडबैंड जानते हो, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का भैया जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो वो जैसे कहते नहीं भैया ब्रॉडबैंड लगवा लो, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है, यही वो तार होता है जिसके जरिए आपके यहाँ पर ब्रॉडबैंड से तार जोड़ करके आपके यहाँ पर क्या इंटरनेट सुविधा जो है दी जाती है। ठीक है, एक आपका पॉट्स होता है, देखो पॉट्स का भी फुल फॉर्म जान लो, ये पॉट्स भी जो है इसी प्रकार दिया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा। ठीक है, तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लो क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ गए। और ये दरअसल एक वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक होती है, कैसी होती है भैया, ये एक वायरलेस
कम्युनिकेशन लिंक होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जरूरी चीज है, WLL जान लो, ये पूछ सकता है, ठीक है, होती है। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड टेलीफोन नहीं होते हैं, जो देखो पॉट्स का बता दो, प्लेन, देखो पॉट्स का बता दो, प्लेन ओल्ड टेलीफोन, ठीक है, फुल फॉर्म जान लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन सर्विसेज, इसको देने के लिए जो है इसके क्या, इसी WLL का प्रयोग करते हैं और इसी की सहायता से फिर आपका ब्रॉडबैंड भी घर घर पहुंचाया जाता है, ठीक है, ओके, जो टेलीकम्युनिकेशन आपके यूजर्स होते हैं। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न यहां पर कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल का नाम क्या है। चित्रकला कह रहा है, समझना ध्यान को, यानी कि पेंटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो पेंटिंग में बताओ इन चारों में से कौन सा, अजंता, बाग, भीमबेटका या अमरावती। चलिए जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे कल ऐसे कमेंट में कहा था कि सर प्रश्न और हाई फाई है। यार हाई फाई लाकर कोई फायदा नहीं, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, इसी में जाकर के हाई फाई बता रहे हो। अगर बहुत आसान लग रहा है तो पेपर में जाकर के 150 150 करके आओ ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। 10% प्रश्न तो मैं बार बार कहता हूँ 10% प्रश्न भूल जाओ, चलो मैं कह रहा हूँ 135 करके आ जाओ, चलो 150 में से, अगर तुम्हें इजी लग रहा है। कहने की बात होती है, यहाँ तुम देख ले रहे हो, तुम्हें इजी लग रहा है, वहां जाओ पता लगेगा। तो बताओ यहाँ पर इसका सही जवाब क्या। अगर तुम्हें बहुत आसान लग रहा है तो रोज जो है डेली 20 में कम से कम जो है 17 से 18 प्रश्न सही करो डेली, बिना कोई गलती के, तब मुझे बताओ आसान है क्या। देखो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा भैया, भीमबेटका। भीमबेटका में दरअसल जो गुफा के अंदर पेंटिंग हुई थी उसी को है, जहां पर क्या है, यहां पर जो है जानवरों के, वहां के हंटिंग के, जैसे इसमें जब पेंटिंग देखा गया था तो जानवरों के उसमें देखने में, जो डांस, पुराने डांस होते उसके बारे में, और हंट मतलब जो शिकार करते उससे संबंधित चीजों को चित्रकला के द्वारा वहां पर जो है भीमबेटका की गुफा में देखने को मिला था, ठीक है, समझ गए। और इसमें जो है ये भी देखने को मिला था कि वो लोग जो है, जो वॉरियर्स होते थे वो हॉर्स बैक, यानी कि वो लोग घोड़े पर भी जो है युद्ध किया करते थे। और यहाँ पर बहुत से जानवरों की पेंटिंग देखने को मिली थी, हाथी का देखने को मिला था, ठीक है, उसके बाद हिरन का देखने को मिला था, बंदर का देखने को मिला था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, हाथी, बंदर, हिरन, उसके बाद आपका क्या गौर करके था, गौर, उसके बाद जंगली जो है, क्या नाम है, जंगली ऑक्स मतलब क्या होता है, साड़, जंगली साड़ का भी देखने को मिला था, ठीक है, चीतल था, और भालू का भी देखने को मिला था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है इसमें जो है चित्र देखने को मिला था, ठीक है, इस पेंटिंग के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय आर्यों द्वारा 4 वेदों को अपने धर्म में स्थान दिया गया, उनमें से प्रथम वेद कौन सा। चलो ये 4 वेद है भैया, ये 4 वेद है, और इन्हीं चारों वेदों के आधार पर पता है क्या है आपका, क्या बना है, धर्मशास्त्र। देखो अलग अलग ये शास्त्र बने, इन्हीं के आधार, धर्मशास्त्र, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, फिर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर आपका क्या था, काम शास्त्र, क्या था भैया, काम शास्त्र, और फिर मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र, और फिर आपका क्या था, मोक्ष शास्त्र। तो ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, कैसे, तो ये आपको अगर नहीं पता तो जान लो, यहां पर ही अगर आप आओगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत कम लोग को इस बारे में पता होगा। तो ये जो है जैसा यजुर्वेद, आपको पता है इसका सही क्रम क्या होता है, ऋग यजुर साम अर्थ, ऋग यजुर साम अर्थ। तो इसी के आधार पर जो है यहाँ पर इन चारों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। और इसके बारे में बहुत डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा, फिर कभी अगर ये प्रश्न आएगा तो आपको और डिटेल में यहाँ पर बताई जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस चारों के बारे में बताने लूँ तो कम से कम 5 से 6 मिनट चला जाएगा, कि कितने वर्ष हैं, कितने छंद हैं, कौन सा उससे मिलता हुआ है, कौन सा जैसे क्या नाम है केवल कविताओं के लिए है, तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। क्योंकि ये सारी चीज़ों में से लगभग चीज़ें आप लोग को पता होंगी, इतना मुझे पता है। अगर आप लोग स्टार्टिंग में एक भी बार अगर अटेम्प्ट दिए हो तो ये सब पढ़ के गए होंगे, क्योंकि वैदिक काल आपके पेपर का पार्ट है। चलो सूची 1 और सूची 2 बताइए, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। लोथल, कालीबंगा, बताओ किस नदी के किनारे। चलो यहाँ पर इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे मतलब सस्ता कह रहा हूँ, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा। तो देखो जितने लोगों ने इसे क्या मिला है, देखो लोथल, लोथल कहाँ था भैया, लोथल दरअसल आपके गुजरात में जो है एक बंदरगाह था। तो ये किस नदी के किनारे था भैया, लोथल। अगर आपके वहां पर था तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, भोगवा नदी किनारे, ठीक है। ये गुजरात में था, 1954 में जो है इसकी खोज हुई थी, ठीक है, लोथल की।
चलो, कालीबंगा, कालीबंगा अगर मैं बताऊं तो कहाँ भैया, तो कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में था, ठीक है, कहां पर था, राजस्थान में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, घग्गर, ठीक है, राजस्थान में। इसकी विशेषता क्या थी कि ये जो है एक नियोजित शहर था। देखो हर चीज की अपनी एक विशेषता होती, तो एक नियोजित शहर के रूप में इसकी विशेषता थी। हड़प्पा, हड़प्पा की अगर आप बात करोगे तो इसकी विशेषता क्या थी भैया, आज की डेट में हड़प्पा तो पाकिस्तान में है, और आपको पता है रावी नदी, कौन सा भैया, रावी नदी जो आप देख रहे हो वहां पर था। और रोपड़ आपका क्या बनता है, सतलज। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, बी हो जाएगा, ठीक है। रोपड़ कहाँ है, अगर आपको रोपड़ नहीं दिया, इसको देखो, रोपड़ वाले जगह को रूपनगर से भी जानते हैं, रूपनगर, ठीक है। और ये जो है आपके जो पूर्वी पंजाब नहीं है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धिक काल में सभा क्या थी, बताइए बौद्धिक काल में सभा क्या थी, जवाब दीजिए। मैं कोई भी प्रश्न कोई भी आता है तो मैं इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं जितना एक नियत समय में, और जरूरी जरूरी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो यहाँ से पेपर बन सकते हैं, जहां से पेपर में लिखने पर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आंसर राइटिंग या कंटेंट ऐसा ढूंढो जो लिख करके एग्जामिनर को हिट करे। फालतू की चीजें लिखोगे नहीं। आंसर राइटिंग का सबसे पहला फंडा पता है क्या होता है, जो लिखो ठोस लिखो, और ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को ये लगे कि तुम पढ़े हुए बंदे हो, उसे घुमा नहीं रहे हो, बस सिंपल सा फंडा है। कंटेंट एकदम क्लियर रखो बस, कुछ नहीं, एग्जामिनर नंबर दे देगा ठोक के, कुछ अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर की कॉपी ऐसा वैसा। जो टॉपर होता है वो कहीं ना कहीं कुछ एक आध वर्ड बहुत अच्छा लिख देता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखोगे ओवरऑल तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस शब्दों को सही रखना सीख जाओ, आंसर राइटिंग उसी खेल है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, सभा का कुलीन और वरिष्ठ लोगों की समिति, बौद्धिक काल की बात हो रही है, ध्यान देना, वैदिक मत समझना। तो बौद्धिक काल में सभा क्या थी, कुलीन और वरिष्ठ लोगों की समिति, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था, चलो बताओ भैया। इसी जो मत रथ मंदिर थे, इसी को क्या कहा जाता है, इसी रथ मंदिर को पंचरथ भी कहते हैं क्या, पांच रथ, क्योंकि पांच रथों का यहाँ पर है, ठीक है, रथ मंदिर पंचरथ कहते हैं। और महाबलीपुरम को ममल्लापुरम या फिर क्या ममल्ला पट्टनम भी कहते हैं, ठीक है। और इसे पल्लवों ने बनवाया था, और पल्लवों के राजा कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम जी। भी कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इसका निर्माण कराया था। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था, जवाब दीजिए, चलिए बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा, वाणभद्र, चंद्रबरदाई, अश्वसेन, चाणक्य। वैसे बताइए, बहुत आसान सा है। तो जितने लोगों ने, एक चीज पता है आपको, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जी भैया, मगध के राजा थे ये, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। और क्या कहते हैं, 395, 320 से लेकर 298 के बीच इनका शासन रहा था। 320 से लेकर के 298 के बीच इनका शासन रहा था। और इनकी मृत्यु जो है ये फास्ट करके मरे थे। दरअसल ये उस समय जो है क्या कहते हैं, इनका इनका जो है सलेखा, सलेखा एक होता है, ठीक है, जो श्रवणबेल गोला में आप आज भी देखते होंगे, कर्नाटक में स्थित है, वहां पर देखते होंगे। तो इससे इनकी मृत्यु हुई थी, इनको कोई मार वार नहीं पाया था, ठीक है। बिंदुसारा इनके क्या है, पुत्र थे, और इनका नाम था चाणक्य, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चाणक्य, वो सही कर ले। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न, कब हुआ था, चलो भैया ये आपको पता होने, तो 1193 से 1194 के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब किस शासक को पराजित किया था, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जयचंद, कन्नौज के शासक थे। कौन थे भैया, कन्नौज के शासक थे। और ये जो आप चंदावर देख रहे हो, आज के समय में इटावा जानते हो, इटावा, इटावा में भैया ये जो स्थित है। और किस नदी के किनारे हुआ था, तो भैया ये आपके यमुना नदी के किनारे ये जो है आपका स्थित है, ठीक है। कौन सा, आपका चंदावर। तो इससे जितने भी प्रश्न बन सकते, मैंने सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे प्रश्नों को कहीं से पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे। हिजा किताबुल हिंद से भारत की किस स्थिति का ज्ञान होता है, बताइए।
किताबुल हिंद को अल बेरूनी ने लिखा था, ठीक है, अल बरूनी कहीं पढ़ते कहीं अल बेरूनी, तो ये जो है इन्होंने लिखा था और इन्होंने तुर्की भाषा में, जी भैया तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा था। लेकिन बाद में जो है इसके लिए इन्होंने जो है काफी सांस्कृतिक, जो आपके संस्कृति जानने वाले लोग हैं, भाषा की बात कर रहा हूँ, संस्कृति नहीं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ, उसको जानने वाले हैं उसके थे। इसमें टोटल 80 अध्याय देखने को मिलते हैं, किसमें 80 अध्याय देखने को मिलते हैं इस किताब में, किताबुल हिंद में, जिसके जरिए भारत की जो पुरानी चीजें हैं, खासकर क्या सांस्कृतिक और सामाजिक चीजों को जो है जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और 11वीं शताब्दी में, जी भैया 11वीं शताब्दी में जो है ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस भाषा में था, किसने लिखा था, कितने अध्याय है, क्या है और क्या बताता है, ये सारी चीजों का जवाब आपको यहीं पर मिल गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक संस्थाएं बताइए क्या करती थी, इसका सही जवाब क्या है। अच्छा, आप लोगों ने वैदिक काल अगर पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये देखा कि देखिए समय के साथ चेंजेज आते हैं। अगर आप वैदिक काल में जाएंगे तो उस समय महिलाओं को बहुत अधिक सुविधाएं थी, मतलब वो सभा में भाग तक ले सकती थी, समिति में, ठीक है। लेकिन समय के साथ उनको उससे रोका गया, फिर घर के अंदर बंद किया गया, फिर उनको केवल एक दासी के रूप में बनाया जाने लगा कि तुम जब तक पति है तब तक, मतलब उस समय जो क्या कहते हैं चिता पर जो साथ में जलाया जाता, सोचो कितनी खराब प्रथा थी। महिला अगर विधवा होगी उसका विवाह नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें समय के साथ आई हैं कि देखो किसी भी धर्म में समय के साथ उसमें बुराइयां अच्छाइयां आती हैं, उसके लिए लोग चेंज होते हैं, क्योंकि अचानक चीजें होता है, ट्राई करने से होता है, वो एक इंसानी प्रक्रिया है। आप अगर आपको पता है कि रोटी खाना स्वस्थ चीज है, रोटी खाना चाहिए, इससे फाइबर भी होता है, हमारे जो हमारी ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए रोटी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ ब्रेड खाते हैं फॉरेन में, यहाँ रोटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन आप रोटी खाते खाते आपको पता है फिर भी आप जो है ये महीने में आपको 2-3 बार रोटी नहीं खाने का मन करता हो, क्यों? चेंज, एक इंसानी फितरत है, आप बोर हो जाते हैं। बात करता वो चेंज में आप कितना उस चेंज में आप लाइक करने लगते हैं कि आप अपनी चीज को भूल जाते हैं, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें समय के साथ होती हैं, अच्छाई बुराई। और देखो एक चीज जानो, जो व्यक्ति चेंज को एक्सेप्ट करने से कतराता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मौसम के हिसाब से ले लो, हम लोग किसी मौसम में कहते हैं कि यार पंखा चलाना जरूरी है वरना नहीं रह पाएंगे, लेकिन ठंडी में तुम कहोगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ये चेंज इज अ प्रोसेस, ये मौसम सॉरी ये हमें प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने कहा देखो किस प्रकार से महिलाओं को जो है यहाँ पर क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो यहाँ पर देखो जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया, जी भैया राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाती थी। दरअसल जो सभा होती थी ना, वो जो वयस्क लोग होते थे सोसाइटी के, उनका होता था। देखो सभा समिति में कहते ये वयस्क लोग जो होते समाज के उनके लिए था, और समिति जो समाज के सामान्य नागरिक होते थे उनके द्वारा बनती थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वैदिक काल है इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन कौन थे, मतलब बेसिकली वो क्या थे, लेकिन नाम मुझे लिखना है। तो भैया नाम देखो मुझे खुद इतना याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लाया हूँ तो आपको लिख देता हूँ, ठीक है। चलो बता रहा हूँ फटाफट, मतलब अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है बताना। एक है आपका, देखो शुरू करता हूँ यहाँ से, अल सानी, अल सानी, ठीक है। बहुत लोग को देखो मेरा काम, बार बार कहता हूँ मेरा काम है यार बताना, और आपको चाहे जो लगे क्या करो, इतना नहीं याद कर सकता मैं ये सब चीजें, तो भैया मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती। अल सानी पेदन्ना, ठीक है। उसके बाद क्या नाम था यहाँ पर, नंदी तिम्मन, क्या नाम था, नंदी तिम्मन, नंदी तिम्मन, ओके। फिर यहां से आ जाओ, उसके बाद चौथे का नाम क्या था, भट्ट मूर्ति, क्या नाम था, भट्ट मूर्ति। दरअसल साउथ का नाम है और थोड़ा हार्ड हो जाता है मेरे लिए, वैसा हो तो मैं एक बार। फिर उसका था घुड़जटी, क्या नाम था, घुड़जटी। ये भैया हमको भी मिले हैं, देखो किताब में आपके होगा। उसके बाद क्या था, मायदगरी मल्लन, क्या, मा द या ध या गरी मल्लन, ठीक है, मा द गरी मल्लन। और क्या था, यही नहीं रुके थे ये इसका दिन का नाम और था, मुदु पुलक्कू, मुदु पलक्कू। भैया इनका इतना बड़ा नाम था, ये भी अष्ट में से एक थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे भैया, अच्चल राजू रामचंद्र, अच्चल राजू रामचंद्र, ठीक है। और उसके बाद भैया आठवें थे आपके कौन, पिंगली सुरन, क्या, पिंगली सुरन, पिंगली सुरन,
ओके, ये 8 हो गए। तो ये भैया क्या थे, 8 तेलुगु कवि थे, बस इतना सा है इंपॉर्टेंट, एक लाइन का जवाब था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ ना, जो चीजें मेरे पास आई हो मेरा काम है बताना, तो भैया मैं बताए बिना मुझे खुद ही नहीं रहा जाता यार, तो आप लोग क्या करोगे। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, जवाब दी। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में कोलकाता में, 5 में चेन्नई में, 3 में चेन्नई में, या फिर 3 में बेंगलुरु में। देखो भैया, दरअसल क्या हुआ था, आपके इंडिया में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास हुआ था। दरअसल भारत ने कन्वेंशन में किया था, तो उसी को क्या कहते हैं, इससे आपको पता है ना, भारत जब विश्व स्तर पर जाता है तो वहां पर कुछ चीजें कमिटमेंट करके आता कि हम अपने देश में लागू करेंगे। हाँ, वो चीज़ें उसी साल लागू होती, 10 साल बाद लागू होती, लेकिन लागू करना पड़ता है। तो उसी कमिटमेंट के लिए भारत ने जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया था 2002, जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। तो उसी के संबंध में प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी भैया आपके कहाँ पर, 2003 में चेन्नई में। ठीक है, समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2016 में कार्यान्वित वन डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया। दरअसल वन सूची मतलब, वन सूची आपको होता है ना कि फॉरेस्ट लिस्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अब इसमें 2016 में समझौता मतलब चेंजेस किए गए। पहले जैसे वन सूची तैयार करने के लिए मतलब एक बार वन सूची बन जाती थी तो आप इतने साल तक उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको घटा के कम कर दिया गया। तो अब जो है नया 5 साल कर दिया गया है। अब 5 साल में जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। पहले जो है 20 वर्ष होता था जी भैया, पहले 20 वर्ष तक एक बार लिस्ट में आ गया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जो अब 5 साल रह गया। चलो भाई, ये है आज का आखिरी प्रश्न। बेमेल को जो है आपको अलग करना है, और क्लास यही साथ खत्म होगी। फिर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर से जरूर भैया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही आपको हर क्लास देखने को मिलती है। इतना बता देता हूं कि आपको अगर मेंस में लिखने बैठोगे, मैं बार बार कहा हूं कुछ नहीं, बस आप मेरे यहां से शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसे रिवीजन करो, दैट्स इट। आपको बहुत कुछ भटकने की जरूरत ही नहीं है। बार बार कहता हूं, मेंस लिखना बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, बस आपके पास कंटेंट सही होना चाहिए। ठीक है, एक महीने में अगर तुम्हारे पास कंटेंट सही ना, मेंस राइटिंग तुम लोग धक्का धक कर ले जाओगे बिना कुछ कहे। ठीक है, चलो बताओ। तो यहां पर जो बेमेल है, जो अलग है, उसका सही जवाब क्या है भैया, नवाबगंज इलाहाबाद। नवाबगंज इलाहाबाद नहीं भैया, उन्नाव में। कहां पर, उन्नाव में स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। जो नवाबगंज में स्थित, इसका नाम क्या है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक है, उसका देखो, जो आपका सांडी है, सांडी दरअसल आपके जो है रिवर गर्रा, ठीक है, जिसे गरुण गंगा कहते हैं। ठीक है, गरुण गंगा के साइड में जो है ये आपका बना हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हरदोई जिले में ही है। और बखीरा, बखीरा में देखो एक पता है क्या है, बखीरा में एक बखीरा ताल है, बखीरा ताल जो ये स्थित है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ा 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, कितने, 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है ये बना हुआ है। तो ये विशाल झील है। अरे पक्षी विहार में क्या होता है, पक्षी विहार में क्या होता है, पक्षियां आती हैं वहां पर रहती हैं, इसे मौसम चेंज होने पर वहां पर आते हैं, रुकते हैं, अपना अंडा देते हैं, या जो उनको समय होता है। जैसे होता नहीं कि कुछ पक्षियां होती हैं जो साइबेरिया से, सुनो, साइबेरिया से चल के यहाँ आती, यहाँ से अफ्रीका, फिर अफ्रीका से होते हुए फिर अदर कंट्री, फिर साइबेरिया जाती हैं। तो साल भर उनको ऐसी उनकी जिंदगी होती है, उसी बीच में मर गई, क्या हो गया उनके ऊपर है। ठीक है, समझ गए। तो ये पक्षी विहार होते हैं, यहाँ पक्षियों के लिए पूरी सुविधाएं होती है कि वो अपना आए, और संरक्षित जोन बनाया जाता है कि पक्षियां वहां पर आके अपना जो प्रोसेस है वो कर सके। ठीक है, तो भैया इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो, जाने से पहले फिर बताओ, लाइक नहीं किया लाइक कर दो। और साथ ही साथ देखो, अगर आपको कोई भी सजेशन हुआ करे कमेंट कर दिया करो। आपने में से किसी ने कहा है प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट भैया बन जाएगी इसकी 38-39 क्लास की, आगे जो भी होगा जुड़ता रहेगा। अब उसके बाद क्या है, सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर दो, और सबसे बड़ी चीज अपने अन्य दोस्तों से शेयर तो कर दो यार। क्यों कहता हूं, देखो, शेयर नहीं करोगे जब तक, तब तक कैसे दूसरों को पता ले। देखो, चैनल नया है, मेहनत लेकिन बहुत, हजारों की तुम लोग, मैं कई बार कहता हूं, हजारों रुपया खर्च करके जो तुम लोग मार्केट से लेकर के आओगे ना, मैं यहां पर आपको फ्री में सच्चे दिल से पढ़ा के दे रहा हूं। तो इसके लिए बस कहता हूं कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ये भी कहता हूं, कोई सजेशन हो बेहिचक दो, बेहिचक दो। मुझे गाली देते मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, गाली देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात में दम है तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा, चेंजेस लाओ अपने अंदर। अगर मैं गलती कर रहा हूं, तुम्हारे कहने से सुधार हो सकते, तो आई एक्सेप्ट। मैंने भी कहा ना, चेंज अगर नहीं कर सकते तो तुम अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत गर्त में चले जाओगे। तो इसलिए लाइक करो, शेयर करो, और यार सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो।
आप लोग के सहयोग से ही ये भी चैनल बड़ा हो सकता है। कोई चैनल बड़ा एक दिन में नहीं होता, सहयोग से ही बड़ा होता है। सहयोग करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चीज़ें किसी भी चैनल से कम नहीं है, ठीक है। आप कभी भी अंदाज लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।